अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। जैसा कि आपने किस के आगाज़ में देखा कि हमें सोफिया की तरबियतगाह दिखाई जाती है, जहां सोफिया एक कमरे में बैठी होती है। इसी दौरान पहीना नहायत गुस्से की हालत में कमरे में दाखिल होती है। सोफिया कहती है, पहीना क्या हुआ है? क्या तुमने अपने दुश्मनों को देखा है? क्या तुम बाला से मिली हो? पहीना कहती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है खाला, मैंने बाला और उसकी बेटी को देखा है। ये सुनकर सोफिया परेशान होती है और खड़े होकर बोलती है, क्या हुआ बताओ मुझे। उन्होंने मेरा खानदान मुझसे छीन लिया, लेकिन वो अब तक बहुत खुश हैं। सोफिया कहती है, कोई बात नहीं, अब तुम और मैं मिलकर इंसाफ करेंगे। वो इन तमाम तकालीफों की कीमत अदा करेंगे जिनसे उन्होंने हमें दो चार कर किया है। सोफिया कहती है, ये रोने का वक्त नहीं है, ये इंतकाम लेने का वक्त है। सोफिया पूछती है, जब तुमने बाला की बेटी को देखा तो तुम्हें क्या लगा? पहीना कहती है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, दिल कर रहा था कि मैं उसे वहीं कत्ल कर दूं। सोफिया ये सुनकर बहुत ही खुश होती है और कहती है, तुम उसे बहुत जल्द मार दोगी। दूसरी तरफ करासी को उसके महल में दिखाया जाता है। तभी कायनुमाज इजाज़त लेकर बेगम खातून को अपने हमरा लेकर दाखिल होता है। करासी कहता है, शुक्र है हमने आपको उस्मान के हाथों से बचा लिया है। बेगम खातून कहती हैं, शुक्र है, मैं आपकी वजह से देख सकती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। मैंने तुमको कहा था कि उस्मान इंसाफ और रस्म व रिवाज से बहुत दूर है। तो बेगम कहती है, जो आप कह रहे हैं सच है, मुझे अपने दिफा में कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया। करासी कहता है, उसने बहुत जुल्म कर लिया आप पर, अब से आप मेरे साथ रहेंगी, उस्मान आपको छू भी नहीं सकेगा, लेकिन ये बस इत्तेहाद ही से मुमकिन है। बेगम पूछती है, क्या इत्तेहाद? करासी कहता है कि आपकी बैत नहीं चाहता, लेकिन आपसे शादी की दरख्वास्त करता हूँ। ये सुनकर बेगम हैरान हो जाती है। बेगम को कुछ समझ नहीं आता कि क्या कहे। फिर कहती है, करासी साहब, मैं नहीं जानती कि क्या कहना है। उस्मान साहब को जरूर सजा मिलेगी। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी पेशकश को कबूल करती हूँ। करासी बहुत खुश हो जाता है और कायनमास को बुलाकर कहता है कि 40 भेड़ें ज़िबा कर दो, 40 दरवाजों से तहाइफ बांटो, एक उम्दा दस्तरखान बिछाओ, हम कल एक जश्न मनाएंगे, हमारे सरदार को खबर भेजो। खातून का दिल बोझ तले दब जाता है। दूसरी जानिब गोंजा कहती है, मदरसे वाले होशियार रहना। अलाउद्दीन कहता है कि तुम भी किसी चीज के लिए अपने आप को उदास मत करना, चालबाज खातून। इसी दौरान उस्मान साहब खैमे से बाहर आते हैं और बाला से कहते हैं कि मैं करासी से उसका हिसाब लेने जा रहा हूँ, तुम तरबियतगाह में जाकर सोफिया के पास जो राज है उसका पता लगाने की कोशिश करो, लेकिन मेरे आने तक हरगिज हरकत में न आना। तो बाला कहती है, जैसा आपका हुक्म। फिर उस्मान कहता है कि क्या हमारा तोहफा तैयार है? बुरहान कहता है, जी हुजूर तैयार है। जरकुतई कहता है, ये करासी साहब की खास देखभाल के लिए तैयार किया गया है। अलाउद्दीन कहता है, दोस्ती का हाथ दिखाकर दुश्मनी करने वाले करासी साहब के पास भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। उस्मान साहब कहते हैं, असूल यही है, हम जरूर तोहफा लेकर जाएंगे। कई सख्त मिजाज होने के साथ साथ नरम मिजाज भी हैं। फिर उस्मान साहब और सब सिपाही घोड़ों पर सवार होकर कबीले से निकल जाते हैं। दूसरी जानिब बेगम खातून करासी साहब से कहती हैं कि लुकास और सोफिया से की जाने वाली मुलाकातें ज़रूरी हैं। करासी साहब, उन्होंने मेरे भाई को तकलीफ पहुंचाई, मैं जानता हूँ उसके लिए वो तुमसे माफ़ी मांगेंगे, वो भी आज ही। मैंने उन्हें भी खाने के लिए मदऊ किया है। करासी कहता है कि अपने चेहरे को उदास मत करो, तुम आज से करासी कबीले की खातून बन गई हो, तुम्हारे सामने कौन खड़ा हो सकता है? वैसे भी सोफिया और लुकास के साथ इत्तेहाद हमें और भी मजबूत कर देगा। उस्मान जल्द या बदेर हमारे कदमों में आ गिरेगा। करासी कहता है, मैं हमेशा अपने मुफादात को अपने जहन में रखता हूँ। बेगम खातून, मुझे सोफिया और लुकास को इस्तेमाल करने के बाद फेंकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर करासी बेगम खातून को कहता है कि मेरे बहरी बेड़ों में से आधी तुम्हारी निगरानी में होंगे। मजीद ये कि शादी के तोहफे के तौर पर मेरे कलों में से सबसे बड़ा कला तुम्हारा होगा।
تو بیگم کہتی ہے اے واللہ سلامت رہیں کراسی صاحب۔ تو کراسی کہتا ہے تمہارے بھائی یوسف کو بھی بھولا نہیں ہوں، اسے بھی اپنے لشکر کے سربراہ کے طور پر اپنے ساتھ رکھوں گا۔ بیگم کہتی ہے وہ مجھ سے ناراض ہے مگر یقیناً وہ مجھے سمجھے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ میں نے قبیلہ کے لیے کیا قربانی دی ہے۔ دوسری جانب کراسی کا دیا ہوا پیغام لوکاس تک پہنچ جاتا ہے۔ لوکاس صوفیہ سے کہتا ہے کہ کراسی صاحب بیگم خاتون سے شادی کر رہے ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے کیا وہ عثمان کی زیادہ وفادار نہیں تھی؟ تو لوکاس کہتا ہے کہ کراسی کی محبت زیادہ مضبوط نکلی۔ صوفیہ کہتی ہے ہم دعوت پر جائیں گے۔ لوکاس کراسی صاحب سے اپنے معاہدے کو مضبوط بنانے کے لیے ہم ضرور جائیں گے۔ دوسری جانب عثمان صاحب اور اس کے سپاہی کراسی صاحب کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب بالا خاتون اور ہولو فیرا بھی راہبوں کے لباس میں لپٹے صوفیہ کی تربیت گاہ کی طرف نکل جاتی ہیں، جبکہ ارحان ترحان اور وہ سپاہی پیچھے کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں۔ تربیت گاہ کا کمانڈر باہر آ کر ان کو روکتا ہے اور پھر ایک سپاہی ان کے قافلے کی تلاشی لینا شروع کر دیتا ہے۔ تلاشی کے بعد کمانڈر کے حکم پر دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر بالا ہولو فیرا اور اس کے ساتھی تربیت گاہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دور سے کھڑا ارحان انہیں اندر جاتا دیکھ کر سکھ کا سانس لیتا ہے۔ پھر اندر پناہ گاہ میں بہت سی راہبیں موجود ہوتی ہیں، جبکہ بالا اور ہولو فیرا بھی راہبوں کا لباس پہنے ہوئے آگے بڑھتی ہیں۔ پناہ گاہ کا معائنہ کرتے ہوئے جب وہ ایک گلی سے گزرتی ہیں، دوسری جانب سے پہینہ بھی ان کی جانب آ رہی ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ گلی کے موڑ پر پہنچتی ہیں تو پہینہ پاس ہی سے دوسری جانب مڑ جاتی ہے۔ پہینہ بالا کو بنا دیکھے وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ بالا اسے پیچھے سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ہولو فیرا کہتی ہے ماں آپ ٹھیک ہیں؟ بالا کہتی ہے میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ پھر وہ تربیت گاہ کا جائزہ لینے لگ جاتی ہے۔ تبھی وہاں ان کے سامنے کچھ سپاہی آ جاتے ہیں تو بالا کہتی ہے ہمارے اندازے کے مطابق یہ صوفیہ کا ٹھکانہ ہے، اسی کے فوجی یہاں ہیں۔ بالا کہتی ہے ہم نے ان کا راز دریافت کر لیا ہے۔ اور ناظرین یہیں پر آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔